हेलो। हाँ, ओके। सो बेटा लास्ट क्लास अपन ने प्रिज्म खत्म किया था ना? हाँ या ना? बोल दो एक बार। हाँ सर। आज शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। बेसिकली इस चैप्टर के दो पार्ट होंगे। एक तो हम लोग सीधे सीधे कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो वी विल टॉक अबाउट लेंसेज। ठीक है। कर्व्ड सरफेस ज़्यादा वी आर इंटरेस्टेड इन स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास ऐसा केस है कि इधर अलग रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, इधर अलग रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ठीक है। लेट से इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। मेरे कन्वेंशन में n1 ऑटोमेटिकली क्या हो गया? n1 हो गया आपका, कोई बोलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। मैं सीधे टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, मैं कोई आगे पीछे की बातें नहीं कर रहा हूं जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर। ठीक है। n2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। रिफ्रैक्टेड मीडियम का मतलब ये नहीं कि मीडियम रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्टेड मीडियम का मतलब जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्शन के बाद पहुंच रही है। ठीक है, समझ में आई बात? ये हमारे पास एक दोनों के बीच में बाउंड्री अभी तक हमने जो देखी थी प्लेन सरफेस वाली देखी थी, उसमें हमने देखा था क्या? μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ1 बाई यू। याद है फॉर्मूला? μ2 बाई वी इक्वल्स टू μ1 बाई यू। ये हम लोगों ने देखा था ना फॉर्मूला? अरे ये बाहर चला गया, एक सेकंड बेटा, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड बेटा। हाँ भाई, तो μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ1 बाई यू फॉर्मूला हमने देखा था ना जब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस देखा था। हाँ या ना? वहां μ2 क्या था? रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, और μ1 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। यही था ना फॉर्मूला? हाँ या ना? हाँ यस सर। बस यहां पर हमने क्या किया है, अपना जो ये दोनों के बीच का जो बाउंड्री है, जो इंटरफेस है, वो प्लेन नहीं है बल्कि स्फेरिकल है। ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम बोलते हैं पोल P। और ये क्योंकि एक स्फेयर है तो इसका सेंटर कहीं लाई करेगा, यहां कहीं पे। ये हो गया सेंटर C। ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट एक्सिस। अब लाइट हमने बोल दिया कि n1 से इंसिडेंट हो रही है, मतलब लाइट जो है वो ऐसे आ रही है ना? इसलिए इस डायरेक्शन के जो डिस्टेंसेज होंगे वो प्लस होंगे, इस डायरेक्शन के जो डिस्टेंसेज होंगे वो माइनस होंगी। सारी डिस्टेंसेज कहाँ से मेजर की जाएंगी? पोल से मेजर की जाएंगी। ये सारे कन्वेंशन जो हमने पहले पढ़े थे मिरर में, वो यहाँ पे भी वैलिड है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? यहां पे एक और चीज है, आर को वैसे तो हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट
लिटरल मीनिंग इसका, जो हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने जाते हैं फॉर्मूले में, तो इसका मीनिंग क्या होता है? पोजीशन ऑफ सेंटर। ठीक है बेटा, सेंटर की जो पोजीशन है ना, वो उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर कहां से करेंगे? पोल से। ठीक है, अब लाइट अगर लेफ्ट से इधर इंसिडेंट हो रही है तो ये कैसा सरफेस है? कोई मुझे बताएगा? कनकेव है कि कन्वेक्स है? ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, कौन सा सरफेस है ये? कन्वेक्स। दिस इज ए कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स, क्योंकि इंसिडेंट इधर से हो रही ना, तो जिधर से इंसिडेंट होगी उधर से कौन सा सरफेस है? ये वाला सरफेस कैसा है? इधर की तरफ कैसा सरफेस है? कन्वेक्स सरफेस। समझ में आई बात? तो दिस इज योर कन्वेक्स सरफेस जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई। इस केस में मैंने यहाँ पे ग्लास ले रखा है और यहाँ पे एयर ले रखा है, तो N1 1 हो जाएगा, लेकिन मैं N1 मान के ही सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम को। ठीक है, और पोजीशन ऑफ सेंटर इस केस में, क्योंकि ये सेंटर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस आर होगा। अगर ये सरफेस कनकेव होता तो सेंटर की पोजीशन क्या हो जाती? माइनस आर हो जाती। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? मतलब ये कि अगर इसमें ऐसा हो जाता, बोलता इसका रेडियस जो है दैट इज लेट्स से 20 सेंटीमीटर, तो इस केस में क्योंकि सेंटर यहां लाई करता, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते, तो हम बोलते जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है दैट इज इक्वल टू कितना? -20 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? साइन कन्वेंशन क्लियर है ना एकदम? हाँ या ना? देखो, मैं सीधे काम की चीज पढ़ा रहा हूं, मैं कोई आगे पीछे की बात नहीं कर रहा, सीधे काम की चीज पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में काम आएगी आपके। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पोर्शन जो पढ़ाया मैंने? ठीक है, ओके। तो आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, विच इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ सेंटर। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर ऑब्जेक्ट अंदर रखा हुआ, ऑब्जेक्ट अंदर हो सकता है क्या? रियल ऑब्जेक्ट है तो नहीं हो सकता। वर्चुअल भी, रियल ऑब्जेक्ट अगर अंदर हुआ तो उससे लाइट रे ऐसे आ जाएगी, राइट? हमें ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं इंसिडेंट रे इधर से आए, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट अंदर कैसे हो सकता है? अगर लाइट ऐसे आ रही हो। ठीक है, समझ में आई बात? अगर ऑब्जेक्ट यहां हुआ, लाइट ऐसे जा रही है, तो इस केस में आपका U नेगेटिव हो जाएगा और इस केस में U आपका पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ये तो एकदम बेसिक चीजें हैं जो आप पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा कॉपी करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ता हूं मैं। कॉपी हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे। ओके, तो अब देखिए, ये है आपका स्फेरिकल सरफेस। मैंने कैसा सरफेस ले रखा है? मैं इंसिडेंट ले रहा हूं लेफ्ट से, इसलिए कैसा सरफेस हो गया ये? दिस इज योर कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो क्या बोल सकता हूं मैं? n1 कितना हो गया? μ1 हो गया। n2 कितना हो गया? μ2 हो गया, क्योंकि लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, हाँ या ना? इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसलिए n1 μ1 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसलिए n2 μ2 हो गया। क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें r पॉजिटिव है। u और v के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है, तो मैं पहले तो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, रिलेशन बता दे रहा हूँ। रिलेशन क्या है? फॉर्मूला सिंपल सा ये है कि n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। ठीक है, n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। ठीक,
इसको भी डिराइव करेंगे, बट ये समझ में आना चाहिए। आ रहा समझ में सबको? पक्का? ये याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहे हैं। सो नाउ लेट्स डिराइव दिस। डेरिवेशन के लिए फिर से अब देखिए दो डेरिवेशन होते हैं। मैं कन्वेक्स का करा रहा हूं, आप कनकेव का खुद से करिएगा। कन्वेक्स सरफेस के लिए मैं करा रहा हूं, कनकेव सरफेस के लिए आप बुक से देख के देख लीजिएगा, सेम टू सेम डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा साइन का ऊपर नीचे होगा, दैट्स इट। तो अगर मेरे पास कन्वेक्स सरफेस है तो मैं सबसे पहले तो कन्वेक्स सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं अपना। ये पोल हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इसके सेंटर से चीजों को, मतलब पोल को ज्वाइन कर रहा है। अब अगर यहां पर मेरा लेट से ऑब्जेक्ट है, क्या होगा? लाइट के कलर दूसरा कर लेते हैं। लाइट यहां से इस तरीके से आई, सरफेस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं। तो मैंने सेंटर से इस पॉइंट पर, सेंटर को इस पॉइंट से जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन ही जाएगा ऑब्वियसली। दिस इज माय नॉर्मल, ठीक है। लाइट क्या करेगी? इसके बाद रिफ्रैक्ट होके टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, तो लाइट रिफ्रैक्ट होके यहां ऐसे चली गई, ठीक है। देखो बेटा, जैसा हमने डेरिवेशन किया था आपके मिरर के लिए, वैसा ही डेरिवेशन है यहाँ पे, बस I इज इक्वल टू आर की जगह N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R लगाएंगे। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। लेट्स से कि आपका ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस y है, और ये वाला डिस्टेंस z है। y किसका डिस्टेंस है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक लाइट रे तो ऐसी होगी ना जो कि बिना किसी डेविएशन के आएगी अलोंग दिस प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? पोल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये रे और ये रेड रे यहां पे मीट करेगा, और यहां पे आपका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। यहां ऑब्जेक्ट है, यहां इमेज, ठीक है बेटा। यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अजम्पशंस लिए मैंने, और कुछ नहीं किया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं चीजों को थोड़ा ज्वाइन करके देखूंगा, अलग अलग एंगल वगैरह एज्यूम करूंगा। मैंने बोला ये वाला एंगल तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, इस एंगल को θ1 बोल देता हूं, इस एंगल को θ2 बोल देता हूं, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल एंगल्स आर स्मॉल एज वी आर कंसिडरिंग ओनली पैरेक्सियल रेस? क्योंकि हम सिर्फ पैरेक्सियल रेस को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए सारे एंगल्स छोटे हैं। θ1 θ2 I R θ सब सारे एंगल छोटे हैं। कोई दिक्कत?
नहीं सर। चलो अब देखो, मेरे पास एक रिलेशन ऑलरेडी है क्या। अच्छा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेक्सियल रेज क्या होती है, वो रेज जो कि बहुत ज्यादा एंगल पे नहीं होती हैं, आपके पोल के आसपास ही इंसिडेंट होती हैं। इसका ये जो हाइट h है ये बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है बेटा। एक और बात, इस पॉइंट को मैंने बोला m, तो मैंने बोला कि क्योंकि सारी रेस पैरेलल हैं, सारी रेस बहुत कम एंगल पर हैं, ये पॉइंट काफी पास में होगा इस P के, इसलिए M एंड P कोइंसाइड। समझ में आया। M और P कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए जो डिस्टेंस आपने ऑब्जेक्ट से P की ली थी x, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से M की भी है x। कोई दिक्कत। दिस इज आवर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है। नो सर। नाउ फॉर ऑल एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा में यूज करूंगा, क्योंकि सारे एंगल्स छोटे हैं। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बेसिक इक्वेशन लिखते हैं अपनी। सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, और n1i इज इक्वल टू n2r। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी बाकी अब तीन इक्वेशन बेसिक लिखता हूं क्या। देखिए h इज इक्वल टू x tan थीटा 1 है ना, दैट इज इक्वल टू बेसिकली x थीटा 1। h इज ऑल्सो इक्वल्स टू z tan थीटा, दैट इज इक्वल टू z थीटा, और h is also equals to y tan theta 2, that is equal to y theta 2। कोई दिक्कत है इसमें। नहीं सर। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बेसिकली यहां से क्या निकाल सकता हूँ, थीटा 1 इज इक्वल टू h बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू h बाई z, और थीटा 2 इज इक्वल टू h बाई वाई। तीनों में h की टर्म से निकाल सकता हूँ, x y z की टर्म से। ठीक है ना। यहां से मैं थीटा 1 जानता हूं, थीटा 2 थीटा जानता हूं, और थीटा 2 भी जानता हूं। ठीक, ये मेरी तीन इक्वेशंस और हो गई जिसको मैं बाद में यूज करने वाला हूं। फिर मैं अपनी दो इक्वेशंस और लिखूंगा। कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा, ये दो सबसे खास है। एक तो है थीटा इज इक्वल टू आर प्लस थीटा 2। समझ में आया। क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहां पे भी लिखा था ना हमने मिरर के केस में। हाँ सर। दूसरी चीज में, अब इस ट्राइंगल के लिए तो मैंने बात कर ली जहां पे इमेज और सेंटर आ रहा है। अब मैं ऑब्जेक्ट और सेंटर वाले ट्राइंगल के बारे में बात करता हूं। यहां मुझे दिख रहा है आई इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा। हाँ। अब देखो यहां आकर ना हम लोग, मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, उनको तो अरे यहाँ थीटा इधर है, यहाँ थीटा इधर है, दोनों का ऐड करते हैं, थीटा कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल किया पता नहीं, बिना सोचे समझे बस कैंसिल कर देते हैं। जबकि हमें थीटा चाहिए,
हम चाहते हैं थीटा बचे रहे हमारे, हम क्या चाहते हैं, हमारे थीटा बचे रहे। क्यों? क्योंकि हमने थीटा ऑलरेडी निकाल रखे, थीटा 1 थीटा और थीटा 2 निकाल रखे हमने इन टर्म्स ऑफ एच एक्स वाई एंड जेड। तो हम चाहते नहीं कि कोई भी थीटा तीनों थीटा में से कोई भी थीटा एलिमिनेट हो, ना थीटा 1 एलिमिनेट हो, ना थीटा 2 को एलिमिनेट करना, ना थीटा को एलिमिनेट करना। हमारा टारगेट है हम आई और आर को एलिमिनेट करें। समझ में आई बात? हमारा टारगेट क्या है, आई और आर को एलिमिनेट करो। क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहां से मैंने लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि r इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 2, है ना। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया, और मैंने बोला मुझे पता है n1i इज इक्वल टू n2r, है ना। तो यहां पर अगर मैं r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो i और r दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, हाँ या ना। मैं ये करने वाला हूं। दिस इंप्लाइज n1 टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू n2 टाइम्स थीटा माइनस थीटा 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये तो क्लियर होगा ना। ये कैसे आया? 2 को भी 1 में डाल दिया, 3 को भी 1 में डाल दिया, मतलब 2 से r की वैल्यू डाल दी, 3 से i की वैल्यू डाल दी। ठीक है, हाँ सर। दिस इंप्लाइज मेरे पास आया n1 थीटा 1 प्लस n2 थीटा 2 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से थीटा 1 निकालूंगा, थीटा 1 कितना है, h बाय एक्स, तो n1 इंटू एच बाय एक्स प्लस n2 इंटू थीटा 2 क्या है, h बाय वाई इज इक्वल टू n2 माइनस n1 टाइम्स थीटा क्या है, h बाय जेड। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। h कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया n1 बाय एक्स प्लस n2 बाय वाई इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय जेड। अब मेरे को बस क्या करना है, एक्स वाई और जेड को u v और r में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बोलूँगा, देखो भैया x तो है आपका माइनस u, y है आपका प्लस v और z भी है आपका प्लस r। कोई दिक्कत? बेसिकली ऐसा होना चाहिए था, u इज इक्वल टू माइनस एक्स, v इज इक्वल टू प्लस वाई, r इज इक्वल टू प्लस z, है ना। कोई दिक्कत है? सो दिस इंप्लाइज n1 बाय माइनस यू, तो मैं n1 बाय माइनस यू आ रहा है इसलिए n2 बाय वाई पहले लिख दे रहा हूँ, n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया? बेसिकली में 6 इक्वेशंस की जरूरत पड़ी इसको डिराइव करने के लिए, 6 इक्वेशंस की। एक तो स्नेल्स लॉ, 2 डायरेक्ट रिलेशंस एंगल के बीच में, और तीसरा tan थीटा की इक्वेशन, है ना। 3 टाइप के रिलेशंस हैं, है ना। यस। तो देखो मैंने जिस तरीके से आपको बताया ना डेरिवेशन, इस तरीके से डेरिवेशन कर लोगे ना खुद से 1 या 2 बार भी, तो जीवन में कभी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, जीवन में कभी भी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। बस मतलब हर एक स्टेप सोच सोच के कि आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। बेसिक ध्यान रख लो, 1-2 स्टेप्स, ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या एलिमिनेट करना है, क्या नहीं करना, ये सब सोच सोच के अगर 1-2 बार भी कर लोगे डेरिवेशन, तो जीवन भर याद हो जाएगा, जीवन भर के लिए याद रह जाएगा। याद रहने का मतलब रटा हुआ मेरा आज भी नहीं है, मैं हर बार इतना ही सोच के करता हूँ। ठीक है,
इसलिए कनकेव सरफेस के लिए आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है? नहीं होगा तो बुक से हेल्प लेंगे, उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो मुझसे हेल्प लेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसको कॉपी कर लो जाओ। कॉपी हो गया होगा, ये हो नहीं हुआ तो बता दो। नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया, ठीक है, हो गया आगे सर। बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा था मैं, N2 बाई वी ना, हाँ ठीक। तो आगे अगला डेरिवेशन हमारा सोचिए क्या होगा। अच्छा, हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो क्या है, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय आर, ये फॉर्मूला बना है। अब देखिए, अगर फ्लैट सरफेस होता तो क्या बोल सकते थे उसके बारे में, क्या मैं कह सकता था R विल बी इक्वल टू इंफिनिटी प्लेन सरफेस के लिए, है ना? देयरफॉर N2 by V minus N1 by U equals to 0 implies N2 by V is equal to N1 by U. कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला याद है? हाँ सर। म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू बाई यू, जो फॉर्मूला था वो यही तो है ना फॉर्मूला, सेम टू सेम फॉर्मूला तो है, डिफरेंट थोड़ा ना है, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? देखो एक चीज बता देता हूं, इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए बिल्कुल आराम से करना है, ऐसे सॉल्व करना है, या तो सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अगर सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन के अलावा पूरे पेपर में कोई और क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि जरा सी जल्दबाजी करोगे नेगेटिव मार्क्स होंगे गारंटी के साथ, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी ये फॉर्मूला लगाते वक्त, पक्के से गलतियां होंगी, ठीक है बेटा? ये इस बात जब तक इस बात के लिए नहीं बोलोगे कि हाँ सर आराम से करेंगे, तब तक मैं आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं, ये बात आपको मानना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन जब भी इस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन होगा, जब भी रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस पे प्रॉब्लम होगा, हमेशा हम लोग बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि ये आपके पास एक कनकेव सरफेस है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
ये ग्लास है बेसिकली, और ग्लास के अंदर एक छोटा सा बबल फंसा हुआ है। बबल फंसा रहता है ना, अक्सर देखा होगा आपने ग्लास के अंदर। इसका जो रेडियस है दैट इज बेसिकली इक्वल टू, आपको दे रखा है लेट्स से 20 सेंटीमीटर, आपको दे रखा है इस पोल से इस बबल के जो डिस्टेंस है दैट इज 40 सेंटीमीटर। अगर कोई आदमी यहां से इस बबल को देख रहा है तो हमें बताना है, ये आपका ऑब्जर्वर है, बताना है पोजीशन ऑफ बबल एज सीन बाय ऑब्जर्वर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? तो सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। चैट पे बता दीजिए, अगर आंसर आता है तो चैट पे टाइप करके बताइए। अच्छा मुझे बताओ तो, वो इंटरफेस जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वो इंटरफेस कनकेव है कि कन्वेक्स है? बहुत छोटा सा सिंपल सा। कनकेव। हाँ, कनकेव। कनकेव है। श्योर हो आप? जरा सोच के बताओ। कन्वेक्स है। कन्वेक्स है बेटा। क्या, क्यों कन्वेक्स है? देखिए, यहां से देख रहे हो तो लाइट आ कैसे रही है? लाइट आ रही है ऐसे। तो आप मुझे बताइए, इंसिडेंट कैसे सरफेस पे हो रही लाइट, कनकेव की कन्वेक्स? कन्वेक्स। कन्वेक्स पे ना, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो फॉर्मूला तो लगाना ही है, बट उससे पहले जो बेसिक है वो क्या, सारे का सारा डेटा कलेक्ट करके एक जगह लिखना जो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे।
सबसे पहला चीज जो मैं लिखूंगा वो ये है कि n1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 1.5। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। क्लियर? n2 इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, और n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। ठीक है, ये इंसिडेंट मीडियम है इसलिए n1 1.5 है, और ये रिफ्रैक्टेड मीडियम है इसलिए n2 1 है। ठीक है बेटा? ठीक है, अब u कितना लिखोगे आप? देखिए, लाइट राइट से लेफ्ट आ रही है इसलिए लेफ्ट की तरफ प्लस है और राइट की तरफ माइनस है। ऑब्जेक्ट पीछे है, नेगेटिव साइड में है, इसलिए u नेगेटिव है -40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? नेचुरली +20 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, पॉजिटिव साइड में है, +20 सेंटीमीटर। और आपको v पूछा गया है आपसे, है ना? क्वेश्चन क्लियर? अब क्या करना है? बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। तो क्या है? n2 बाई वी मतलब 1 बाई वी माइनस n1 बाई यू मतलब 1.5 अपॉन -40 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 1 माइनस 1.5 by r is 20. So this implies 1 by v is equal to minus 0.5 by 20 minus 1.5 by 40, that is equal to minus 2.5 by 40. This implies v is equal to minus 40 upon 2.5, that is equal to minus 16 सेंटीमीटर। मतलब कि इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी, लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसे चली जाएगी। ऐसा होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है डेंसर से रेयरर पे, इसलिए अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल ऑब्वियसली सी से पास होगा, तो इस नॉर्मल से लाइट जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही थी, आर हमेशा इससे बड़ा होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है आपका पास में आ गया, यहां आ गया। सर इमेज, दिस इज योर इमेज। समझ में आया कि नहीं आया सॉल्यूशन? यस सर। इजी है ना? सर हाँ, सर वो 1 माइनस 1.5 क्यों हो गया? क्योंकि बेटा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय आर, और n2 कितना आया था? 1 है, n1 कितना आया था? 1.5 है। हाँ सर, हम फॉर्मूला ही गलत लिख के रखे। क्लियर है? हाँ सर। ओके, इस फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा n2 क्या है? रिफ्रैक्टेड इंडेक्स
रिफ्रैक्टेड मीडियम का इंडेक्स और n1 क्या है, इंसिडेंट मीडियम का इंडेक्स, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब आप बुक में देखोगे यहाँ पे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू लिखा होगा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम टू सेम रहेगा। ऐसा भी देख सकते हैं μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। बस उस केस में आपको यहाँ लिखना पड़ता μ1 इज इक्वल टू μ2 और μ2 इज इक्वल टू μ1। लिखने में थोड़ा अजीब लगता है बट और क्या कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल आप साथ साथ कॉपी करते जाएंगे। हमारे पास ये एक ग्लास स्फीयर है, रेडियस इसका दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक लाइन बना दी हमने, जो डायमीटर, इस ग्लास स्फीयर का डायमीटर है एक, ये सेंटर है, यहां पर एक एयर बबल है जो कि सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दो ऑब्जर्वर इसको देखते हैं, ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द लोकेशन ऑफ एयर बबल as seen by both observers, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, आपको इसका म्यू भी दे रखा है, ग्लास का म्यू आपको दे रखा है, लेट से 1.5 दे रखा है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बार बार 1.5 ही लूंगा। ये एकदम क्लियर है ना सिचुएशन? देखते हैं, देखिए ऑब्जर्वर 1 क्या करेगा, ऑब्जर्वर 1 कहेगा कि n1, ऑब्जर्वर 1 को कैसे नजर आएगा, लाइट जो है एयर बबल से ऐसे आएगी, है ना। तो इंसिडेंट मीडियम हो गया ग्लास, तो n1 कितना हो गया 1.5। रिफ्रैक्टेड मीडियम हो गया एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना हो जाएगा फर्स्ट ऑब्जर्वर 1 के लिए बताइए तो जरा। इंसिडेंट रे क्यों किधर जा रही है, इसलिए लेफ्ट में प्लस राइट में माइनस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर
क्या हो गया, माइनस हो गया, -40 सेंटीमीटर। u कितना है, ये 20, ये पूरा 40, तो ये वाला भी बचा कितना 20। सो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। v निकालना है ना। आराम से ये काम करोगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जाओगे, पक्के से गलती होगी, गारंटी के साथ गलती होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, N2/V - N1/U इज इक्वल टू N2 - N1/R। 1/V minus 1.5 upon U is -20 is equal to N2 - N1, 1 minus 1.5 upon R is -40। so ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। दिस इम्प्लाइज 1/V इज इक्वल टू, ये भी -0.5 अपॉन -40 हुआ, तो 0.5 अपॉन 40 लिख दे रहा हूँ उसको, -1.5 अपॉन 20, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -2.5 हो जाएगा ना, हाँ 3 हो जाएगा, -2.5 -2.5 अपॉन 40। सो वी विल हैव, दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका ऑब्जर्वर 1। ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या हो गया, V -16 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज यहाँ कहीं पे फॉर्म होगी। दिस डिस्टेंस विल बी 16 सेंटीमीटर। समझ में आया, आया ना। हाँ वहीं अगर मैं ऑब्जर्वर 2 के लिए देखूं, तो ऑब्जर्वर 2 के लिए, ऑब्जर्वर 2 तो यहाँ है, लाइट कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो इसके लिए N1 कितना हो गया, फिर से इंसिडेंट रे तो ग्लास में ही है, इसलिए N1 कितना हो गया 1.5, N2 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर से नेगेटिव है, क्योंकि अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और पोजीशन ऑफ सेंटर -40। सो R इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। U इस पर कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर हो गया। V मुझे निकालना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, μ2/V - μ1/U, क्या हो जाएगा, N2/V 1/V - N1/U 1.5 अपॉन U इज -60 इज इक्वल टू N2 - N1 1 minus 1.5 minus 0.5 अपॉन R इज -40, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो चुका है। सो 1/V इज इक्वल टू, इसको मैं 1/80 लिख देता हूँ, 1/80 माइनस 1.5 अपॉन 60। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 340 आएगा, सॉरी 240 आएगा। ये हो जाएगा 3 minus 6। दिस इम्प्लाइज V is equal to -240/3, दैट इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब इमेज इस एयर बबल की -80, मतलब यहाँ से 80, मतलब इसको यहाँ पे नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा, लोगों को यहाँ पे लोग आंसर देते हैं कि ऑब्जर्वर 2 को इस एयर बबल की इमेज डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर नजर आएगी, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि एयर बबल अगर यहां नजर आएगा तो ये वाला पॉइंट कहीं और नजर आएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो आंसर कैसे लिखोगे, ऑब्जर्वर 1 विल सी द इमेज टू बी फॉर्म्ड 16 सेंटीमीटर बिहाइंड द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर फ्रॉम ऑब्जर्वर 1, and observer 2 will observe the image to be formed 80 centimeter behind the nearest point of the sphere from the observer 2। ऐसे रिपोर्ट किया जाता है अगर इंग्लिश में रिपोर्ट करना है तो, ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ क्लियर हुआ कुछ कि नहीं क्लियर हुआ। हो गया। Yes. हो गया, चलो Yes, sir. ओके बेटा, आगे बढ़ता हूं फिर। कॉपी हो गया ना सबका, चलो फिर अगला टॉपिक हमारा, फिर अगला एग्जांपल हमारा,
ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस लेट से मैंने 60 सेंटीमीटर मान लिया। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर से 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको बताना है कि लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फॉलो द लाइट रे। अगर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कब नजर आएगा, जब लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के ऑब्जर्वर के पास जाएगी। तो बेसिकली लाइट कैसे होगी, ऑब्जेक्ट से निकली, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर कहीं जाके ऑब्जर्वर के पास लाइट पहुंचेगी। ठीक है, तो एक दो इवेंट्स होंगे, एक हो गया इवेंट 1, एक हो गया इवेंट 2। इवेंट 1 भी रिफ्रैक्शन है, इवेंट 2 भी रिफ्रैक्शन है। ठीक है, सो पहले मैं बात करूंगा इवेंट 1 की। इवेंट 1 में रिफ्रैक्शन कैसा है, रिफ्रैक्शन एट क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एट रेयर डेंसर इंटरफेस है। ठीक है,
एयर और ग्लास के इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसमें हमारा N1 कितना होगा, N1 इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंट मीडियम ये रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो 1 हो गया, और N2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है बेटा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। फिर U कितना है, तो U आपको सेंटर से डिस्टेंस नहीं लेना है, आपको इस पोल से डिस्टेंस लेना है। क्योंकि रेडियस 60 सेंटीमीटर है, ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचा 40 सेंटीमीटर। तो U कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? बोलो सर। क्या हुआ, किसने माइक ऑन करके बंद कर दिया? हाँ सर। Yes, sir. यस नहीं, नो, -40 होगा। हाँ तो सर अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे है ना, U साइन तो लिख रहा नहीं हूँ बेटा मैं, पूछे। U कभी मैग्नीट्यूड नहीं लिखते, U में फाइनल वैल्यू डालते हैं, ठीक है? ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R कितना है, +60 की -60? +60। +60 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटर पॉजिटिव साइड में। हम V निकाले थे, या U कहना चाहिए, इसको V1 बोलते हैं, पहले सरफेस का इमेज है ना ये, तो V1 कहते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, वही फॉर्मूला N2/V - N1/U वाला। तो आएगा N2 मतलब कि 1.5 अपॉन V1 N2/V माइनस N1/U 1 अपॉन U इज -40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू N2 - N1 1.5 - 1 0.5 अपॉन R इज +60 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.5 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1/120 माइनस 1/40, दैट इज इक्वल टू, ये तो 120 रह गया, 1 - 3। दिस इंप्लाइज V1 इज इक्वल टू 180 अपॉन -2, दैट इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। तो ये 40 था, इमेज बनी है यहाँ पर सच दैट ये जो डिस्टेंस है दिस इज 90 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? दिस इज इमेज 1। कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। ओके, तो अब लिखेंगे इवेंट 2 की कहानी। इवेंट 2 में क्या हो रहा है, लाइट यहां पे रिफ्रैक्ट हुई है, लाइट आ रही है ग्लास से, जा रही है एयर में, इसलिए इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा 1.5, N2 कितना हो जाएगा 1, U कितना होगा, ये 90 + 60 90 + 60 नहीं, 90 + 120 210 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा U, हाँ या ना? रिस्पॉन्ड तो कर दिया करो यार। So minus -200। -210 होगा, ठीक है। U कितना, -210। 210 क्यों, क्योंकि डायमीटर यूज होगा ना, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, ये पूरा 120 + ये 90, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R कितना होगा, कौन बताएगा मेरे को? -60। -60। -60 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर यहाँ से नेगेटिव साइड पे है, मेरे को V निकालना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, फॉर्मूला तो यही है, μ2/V - V1/U इज इक्वल टू μ2 - V1/R, या N2/V - N1/U, जो भी है। तो 1/V माइनस 1.5 अपॉन U इज -210 इज इक्वल टू N2 - N1 1 - 1.5 अपॉन R इज -60 सेंटीमीटर। ये तो प्लस प्लस हो गया, दिस इम्प्लाइज 1/V इज इक्वल टू -0.5 अपॉन -60 है, तो इसको मैं 1/120 लिख दे रहा हूँ, -1.5 अपॉन 210,
ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे 120 और 210 का 30 तो कॉमन आ गया, 4 और 7 का 28 इंटू 30 आ गया भाई, बहुत लंबा हो गया। फोर और 7 का 28 और कुछ है नहीं, तो 28 इंटू 30 कितना हुआ 84, 8 40, तो ये हो गया 7 माइनस 6 1 बाय वी इज इक्वल टू इतना। दिस इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू 840 सेंटीमीटर। काफ़ी दूर बनेगी इमेज, 840 सेंटीमीटर पे जाके ये इमेज आपकी फॉर्म होगी। समझ में आया कि नहीं? इस सरफेस से इमेज कैसी होगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो लाइट ऐसे जाके मीट कर जाएंगे 840 सेंटीमीटर पे जाके, दिस इमेज विल बी रियल। ठीक है बेटा? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। गिविंग यू 5 सेकेंड्स। देखो भाई, अगला एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एक पेट्री डिश है। पेट्री डिश जानते हो सब लोग? पेट्री डिश जानते हो? नहीं जानते हो? केमिस्ट्री में पेट्री डिश के बारे में कभी नहीं सुना आपने? हाँ लैब में देखा भी होगा पक्के से। ये एक पेट्री डिश है। हमने क्या किया ना, इसके अंदर पानी भर दिया और एक सेकंड लेंस डाल दिया। आप बोलो सर लेंस तो हमने पढ़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। सिर्फ इतना एज्यूम करना है कि लेंस की जो थिकनेस है वो निग्लिजिबल है। क्या है? निग्लिजिबल। ठीक है, ये वाला रेडियस भी आपका 60 सेंटीमीटर है, ये वाला रेडियस भी आपका 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हमने पानी भर दिया है, पेट्री डिश के अंदर पानी भरा, उसके ऊपर लेंस रख दिया। ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका लेट्स से, चलो पानी नहीं कुछ और लिक्विड डाल देते हैं, ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसका म्यू 2 है। ठीक है, और इसके बॉटम सरफेस को हमने पॉलिश करके सिल्वर कर डाला पेट्री डिश के। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब बोल रहे हैं कि यहां पर हमने रखा है अपना ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे जो थिकनेस है ना लेंस की और ये पानी की, सब निग्लिजिबल है, सच दैट दिस हाइट इज लेट्स से 100 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? सॉल्यूशन समझ में नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पेट्री डिश में पानी रखा, उसके ऊपर लेंस रख दिया, तो थोड़ा पानी गिर गया होगा लेकिन इस तरीके का शेप बन गया। ऊपर ग्लास, पानी नहीं रखा, कोई लिक्विड रखा हुआ है, ऊपर ग्लास, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का लिक्विड, और सब उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख के हमने इसकी फाइनल इमेज के लोकेशन बताने हैं। क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए, लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी, एक बार रिफ्रैक्ट करेगी, दो बार रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, फिर से रिफ्रैक्ट करेगी, फिर से रिफ्रैक्ट करेगी। टोटल 5 इवेंट होंगे, पांचों के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे एक एक करके। एक फॉर्मूला बहुत आसान है,
प्लेन मिरर वाला, बाकी 4 बार आपको फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. पक्का ना? मैं फॉर्मूले अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत है, बहुत लंबा है, उतना टाइम तुमको देना नहीं है। मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। हम बोलेंगे इवेंट 1 में क्या है, रिफ्रैक्शन एट एयर ग्लास इंटरफेस। तो इवेंट 1 के लिए n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 1.5, u इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू कितना है ये हमें निकालना है, आराम से आ जाएगा, हाँ है ना? Sir, U minus 100. हाँ मैंने बोला ना सारी थिकनेस को निग्लिजिबल माना मैंने। ठीक। ठीक है, सारी की सारी थिकनेस निग्लिजिबल है, इसलिए आप यहाँ से डिस्टेंस लो, यहाँ से डिस्टेंस लो, यहाँ से डिस्टेंस लो, सबसे ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो इससे आपको v1 आ जाएगा। फिर इवेंट 2 होगा, इवेंट 2 मतलब यहाँ का रिफ्रैक्शन, यहाँ का रिफ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू v1 हो जाएगा, क्योंकि इमेज यहाँ ये जहाँ इमेज बनाएगा वही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये सरफेस की इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, हाँ या ना? हाँ करेगी। और दोनों हाँ सर। ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल पास पास में, थिकनेस निग्लिजिबल है, इसलिए यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से भी होगा। ठीक है, सो u इज इक्वल टू v1, n1 इज इक्वल टू 1.5, n2 इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू v2, ये हमें निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। इवेंट 3 रिफ्लेक्शन होगा, इवेंट 3 में क्या हो जाएगा, v3 इज इक्वल टू -v2। ठीक है बेटा, हाँ अब ये वाली इमेज आप फिजिकली देख लीजिएगा कहाँ पे बनी। ठीक है, ऊपर बनी कि नीचे बनी, उस हिसाब से आप, अब लाइट रे लेकिन जब वापस आएगी इससे टकरा के तो ऊपर की तरफ जा रही होगी, साइन कन्वेंशन आपका बदल जाएगा। ठीक है, इवेंट 4 में क्या करोगे, लिखोगे u इज इक्वल टू, मतलब वो ±v3 आएगा, जो भी आपका हिसाब से आएगा देख लीजिएगा साइन वहाँ पे फिजिकली करके। ठीक है, u इज इक्वल टू ±v3 जो भी आएगा, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व योर आंसर फिजिकली, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग कोई साइन कन्वेंशन फॉलो करते नहीं है जनरली। ठीक है, हाँ या ना? अगर आप सिर्फ साइन कन्वेंशन को फॉलो करते देखोगे तो आपका आएगा u इज इक्वल टू -v3। आप बोलोगे सर कैसे, मुझे मालूम है ये एक्सप्लेन करने में मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोग कंफ्यूज होगे, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए बोला भैया खुद से फिजिकली ऑब्जर्व करो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा इस इवेंट 4 के लिए, ये सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, +60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि लाइट बदल गई, लाइट का डायरेक्शन बदल गया, साइन कन्वेंशन बदल गया। μ1 विल बी इक्वल टू, या μ1 अपन n1 से काम करें तो n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू 1.5, v इज इक्वल टू v4, ये हम निकाल लेते हैं। इवेंट 4 हो गया,
देन कम्स इवेंट 5 एंड द फाइनल इवेंट, जब लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी। इस केस में n1 है आपका 1.5, n2 है 1, n1 हो गया, n2 हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर r है -60 सेंटीमीटर, u है आपका v4 और v आपको निकालना है, यही आपको फाइनल आंसर होगा। 5 बार हरकतें मतलब सारी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है बेटा, 4 बार तो प्रॉपर फॉर्मूले लगेंगे, एक बार सिंपल सा काम है प्लेन मिरर वाला। देखो मैंने ये इसलिए करवाया आपको क्योंकि मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि आईआईटी में आए वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, और मतलब ऑप्टिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। डिफिकल्टी क्यों हुई? क्योंकि लंबा कर दी। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए जनरली आईआईटी क्वेश्चन को लंबा कर देता है। ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ इंटेलिजेंट हरकत करके क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जाए, जो अभी 2-3 साल पहले एक बार किया था, मस्त काम किया था उसने। मतलब उसने मिरर का फॉर्मूला ही जो आप लगाते हो ना 1/v + 1/v = 1/f, वो फॉर्मूला ही वैलिड नहीं बचा, ऐसा केस बना दिया था। फॉर्मूला नया ड्राइव करिए, उसको अप्लाई करिए, ये काम हो गया था। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, और सच्चाई बता रहा हूँ वो किसी का भी सही नहीं होता। वो मतलब हार्डली इंडिया में 30-40 लोग सही करके आए थे क्वेश्चन को, उनका भी वो भी कब क्या सही किया, पहले उन्होंने फॉर्मूला लगाया, आंसर देखा, मैच नहीं किया, तो ये क्या हुआ, फिर वो टाइम लगाया कि क्या चल रहा है, फिर उसको सॉल्व किए। वो सही इसलिए कर पाए क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन लोग सॉल्व कर चुके थे। मतलब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेस्ट। मैं किसी भी स्टूडेंट को जानता नहीं जिसने वो क्वेश्चन सही किया। इनफैक्ट मेरा कोई भी दोस्त जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा है, वो नहीं जानता कि वो क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने सही किया था एग्जाम के बीच में बैठ कर। तो वैसा क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, गलत करके आ भी जाओ एग्जाम में तो या छोड़ के भी आ जाओ एग्जाम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अदरवाइज ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, खासतौर से रे ऑप्टिक्स के, बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आए तो बोनस मार्क्स होते हैं, बस थोड़ा टाइम ले सकते हैं। गलत अगर नहीं करोगे तो फंसा नहीं सकता। हाँ, एक आधा क्वेश्चन फिर मैंने बताया था आपको, ग्लास स्लैब वाला लाइट रिफ्रैक्ट होते हुए जा रही थी, उसका रेडियस कर्वेचर वगैरह निकालना था, वो अलग चीज। ठीक है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति? ओके, तो अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फोकल लेंथ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ नहीं, एट कर्व सरफेस या फिर स्फेरिकल सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, ये देखते हैं। अब यहां पर ना फोकस की डेफिनेशन की बात फंस जाती है। डेफिनेशन कैसे? तो देखिए, ये तो रहा पोल, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर है सेंटर, ये भी चलेगा। डेफिनेशन कैसे फंसती है यहां पे कि फोकस होता क्या है। ठीक है, फोकस होता क्या है? तो कई लोग कहते हैं सर इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, अगर हमारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां वो मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। यही कहते हैं ना आप? हाँ या ना?
दिस शुड बी माई फोकस। इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद जहां मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे। अब देखो यार, यहां पर दूसरी प्रॉब्लम भी आ जाती है। कोई बोलेगा सर इंसिडेंट रे जरूरी है क्या लेफ्ट से इंसिडेंट कराऊं मैं? राइट से इंसिडेंट कराया तो किसी और पॉइंट पे फोकस हो सकती है लाइट, किसी और पॉइंट पे मीट कर सकता है प्रिंसिपल एक्सिस को। तो इसलिए हमारे पास दो फोकस है। इनफैक्ट एक और डेफिनेशन भी है फोकस की कि अगर उस पॉइंट से कोई इंसिडेंट रे आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ या ना? ये भी था ना? तो मेरा फोकस जो है वो दो दो हो गया। मेरे पास दो फोकस होगा, एक ये भी होगा। तो हमने इन दोनों फोकस के पहले तो नाम दिए, भैया कब कौन से फोकस के बारे में बात करें पता होना चाहिए ना। तो हमने इस फोकस का नाम दिया F1, इस फोकस का नाम दिया F2। ठीक है, F1 क्या है? F1 वो फोकस है जहां से अगर लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं मान रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो इधर रखा हुआ है, तो लाइट हमेशा इस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है। अगर लाइट इधर से इस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है तो ये F1 है और ये F2 है। अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो जाएगी तो ये F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अगर इधर से इंसिडेंट होगी तो लाइट जब इस रास्ते से आएगी तो रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, और यहां से जब पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्ट होकर यहां पे जाके मीट करेगी। ठीक है, तो एक बार F1 F2 की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है वो डेफिनेशन? F1 है पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच if incident ray passes, refracted ray becomes parallel to principal axis। ठीक है, तो जिस पॉइंट से अगर इंसिडेंट रे पास हो, जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे के पास होने पर रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग F1 कहते हैं। और F2 क्या हो जाएगा? इसको कॉपी मत करिएगा। F2 क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस meet the principal axis after refraction at this point। जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, उस पॉइंट को हम लोग F2 कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फोकस हो गया। दिस इज फर्स्ट फोकस, दिस इज सेकंड फोकस। F1 का मतलब फर्स्ट फोकस, F2 का मतलब सेकंड फोकस। स्मॉल f1 से हम लोग फोकल लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल f1 फर्स्ट फोकल लेंथ और स्मॉल f2 सेकंड फोकल लेंथ हो गए। ठीक है, अब सवाल यही है स्मॉल f1 और स्मॉल f2 कैसे निकाला जाए। तो बात करते हैं फॉर फर्स्ट फोकस हम लोग क्या कह सकते हैं। लेट्स ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। ठीक है, तो फर्स्ट फोकस के लिए हम बोलेंगे कि u इज इक्वल टू माइनस f1, v इक्वल्स टू इंफिनिटी, n1 इज इक्वल टू n1, n2 इज इक्वल टू n2, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू ऑब्वियसली r। फॉर्मूला लगा देंगे म्यू टू बाई n2 बाई v मतलब n2 बाय इंफिनिटी माइनस n1 बाई u मतलब n1 अपॉन माइनस f1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। दिस implies f1 is equal to r n1 upon n2 minus n1,
दैट इज इक्वल टू r अपॉन n2 बाय n1 माइनस 1। अच्छा, ये बाहर चला गया आपके स्क्रीन से। ठीक है, इस तरीके से आप फर्स्ट फोकस के लिए F1 निकाल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट फोकल लेंथ F1 निकाल सकते हो। सेकंड फोकस के लिए क्या करोगे? आप बोलोगे U तो आपका माइनस इन्फिनिटी था, V हो गया प्लस F2, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो R ही है, N1 ही है, N2 ही है। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लिखेगा? μ2 बाई V मतलब N2 बाय F2 माइनस N1 बाई U इज 0 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। दिस implies F2 is equal to R अपॉन 1 माइनस N1 बाय N2। ठीक है, तो दोनों फोकल लेंथ अलग अलग है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मैं इन फॉर्मूलों पे डब्बा नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि उतने काम का ये फॉर्मूला नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फोकल लेंथ कितना होगा तो वो फोकल लेंथ निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, इस फोकल लेंथ का यूज करके आप लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला टाइप का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? हाँ Yes. ओके, तो देखिए, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस खत्म हो गया, अपना लेंस बाकी है ऑब्वियसली। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस लेकिन खत्म हो गया। इसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज मैग्निफिकेशन बाय रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। ये लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास मुझे याद दिला दीजिएगा कि मुझे पढ़ाना है मैग्निफिकेशन बाय रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, उस पर हम लोग लेंस पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है? थैंक यू सर। Thank you.